हो गया। सब क्वेश्चन लेके आइएगा। चलिए आज हम लोग अभी हिस्ट्री का अवधि था होमवर्क, अशोक पूरा पढ़ना था। अशोक के पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था, जो 269 पर गद्दी बैठा, 269 ईसा पूर्व में गद्दी बैठा था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, जो गद्दी पर 269 में गद्दी बैठा था। इसके माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक के माता का नाम था सुभद्रांगी। किसके अनुसार? तो एक व्यक्ति थे, लेखक थे, जिसका नाम था दिव्यदान। दिव्यदान के अनुसार माता का नाम था सुभद्रांगी। गद्दी पर बैठने के समय वो अवंती का राजपाल था। अशोक जो है गद्दी पर जब बैठने के समय वो कहाँ का राजपाल था? अवंती के राजपाल था। अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेख मिलता है, 4 लेखों में। मास्की, गुज्जर, नेटूर, उड्डेगोलन। मास्की, गुज्जर, नेटूर, उड्डेगोलन। अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेख से मिलता है। मास्की, गुज्जर, नेटूर, उड्डेगोलन। मास्की, गुज्जर, नेटूर, उड्डेगोलन। बोलेगा कि कितने अभिलेखों मिलता है? तो 4। पहला मास्की, गुज्जर, नेटूर और उड्डेगोलन। उड्डेगोलन। हाँ, उड्डेगोलन। और गोलन, ये गोलन आ जाएगा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? अभिलेख से। किससे मिलता है? अभिलेख से। अभिलेख 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख अभिलेख कितने प्रकार के? 3। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख की संख्या 14, स्तंभ लेख की संख्या 7। शिलालेख की संख्या 14, स्तंभ लेख की संख्या 7। चर्चा दिया हुआ नहीं है। तो अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेख में मास्की, गुजरात, नेटूर, उड्डेगोलन। अशोक को इतिहास सबसे ज्यादा अशोक का जानकारी सबसे प्राप्त करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? अभिलेख। और अभिलेख होते हैं 3 प्रकार के: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख होता है 14, स्तंभ लेख होता है 7। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो मतलब D.R. भंडारी जो थे भंडारकर, वो भी अभिलेख पढ़कर ही अशोक के बारे में क्या लिखे थे? कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में कंगनहल्ली से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक को लिखित है। मतलब पत्थर पे लिखित है उनका नाम। कौन नाम लिखे थे भाई? रानियों अशोक। रानियों अशोक, रानियों अशोक। तो बोले कि कहाँ पे भाई मिला था? कंगनहल्ली। उभारदार माना है रिलीफ स्कल्पचर। रिलीफ स्कल्पचर जो था नाम का आती है विलेज है, वो कहाँ से मिलता है? तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला, और वो स्थान का नाम कंगनहल्ली। कंगनहल्ली वहाँ से मिलता है शिलालेख का प्रस्तर। प्रस्तर बता कौन चीज? पत्थर के साथ, और उस पर पत्थर पर लिखा है चित्र के साथ, और उनके चित्र भी बनाया गया है और नाम भी लिखा है कौन चीज? रानियों अशोक, राजा अशोक मिलता है उनका नाम। कहाँ के? कर्नाटक में प्राप्त अभिलेख से। किस अभिलेख में कहा गया है अशोक ने खुद को स्वयं मगध का राजा बताया? भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख। बोले किस अभिलेख में खुद अशोक अपने आप को मगध का राजा घोषित करते हैं या बताते हैं? तो भाब्रू अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? भाब्रू अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद एक युद्ध लड़ते हैं जिसको कहते हैं कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कलिंग का युद्ध होता है कब? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। गद्दी के 8 वर्तमान राजा अभिषेक कराने के 8 साल बाद। और इसका उल्लेख मिलता है 13वां शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन जो मिलता है किसमें मिलता है? 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में। हाँ, 13वां शिलालेख में। प्लिनी क्या कथन है कि राजा का फिलाडेल्फस और टॉलमी द्वितीय जिसे कहते हैं, फिलाडेल्फस को टॉलमी द्वितीय कहते हैं, पाटलिपुत्रा में डायनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। मतलब टॉलमी द्वितीय ने
डायनेसियस नाम का राजदूत जो भेजा था वो किसके दरबार में भेजा था? अशोक के दरबार में। किसके दरबार में? तब मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। भेजा कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद बिंदुसार के दरबार में कौन आता है? डायमेगस। कौन आता है? डायमेगस। बिंदुसार के दरबार में आता है डायमेगस। कौन आता है? और डायनोसियस जो आता है वो अशोक के दरबार में आता है। कौन आता है? अशोक के दरबार में। डायनोसियस किसके दरबार में आता है? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, डायमेगस आया था बिंदुसार के, और डायनोसियस आया था अशोक के। क्लियर हो गया? अब कौन सा अभिलेख कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा जो अभिलेख जो मिला है ना शिलालेख है वो कर्नाटक में मिला। कहाँ मिला है? कर्नाटक। सबसे ज्यादा अगर अशोक का कहीं पे अगर अभिलेख मिला है तो सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? कर्नाटक। कर्नाटक में मिला 2, 2, 4, 6 अभिलेख मिला। कितना पे? 6। तो शहबाजगढ़ी अभिलेख शिलालेख कहाँ से? पाकिस्तान के पेशावर से। शहबाजगढ़ी अभिलेख कहाँ से? पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ से? पाकिस्तान। मनसेरा पाकिस्तान से। मनसेरा पाकिस्तान। साहबगढ़ी और मनसेरा पाकिस्तान से, मगर स्थान अलग है। साहबगढ़ी पेशावर से और मनसेरा हजारा से। कालसी मिलता है उत्तराखंड। कालसी अभिलेख उत्तराखंड। कालसी अभिलेख उत्तराखंड से। कालसी अभिलेख उत्तराखंड। गिरनार गुजरात। गिरनार गुजरात। गिरनार धौली तथा जौगढ़ उड़ीसा से। धौली और तथा जौगढ़ शिलालेख जो है उड़ीसा से। धौली तथा जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा से। एरगुड्डी और राजूर और मंडगिरी। एरगुड्डी, राजूर और मंडगिरी शिलालेख आंध्र प्रदेश से। एरगुड्डी, राजूर, मंडगिरी आंध्र प्रदेश से मिला शिलालेख। सोपारा महाराष्ट्र से। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र से। सोपारा महाराष्ट्र से। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र। रूपनाथ तथा गुजरात। रूपनाथ शिलालेख तथा गुजरात शिलालेख मध्य प्रदेश से। रूपनाथ तथा गुजरात शिलालेख मध्य प्रदेश। रूपनाथ तथा गुजरात शिलालेख मध्य प्रदेश। सासाराम में जाने का कहाँ पे है? भाबरू राजस्थान। भाबरू, ये भाबरू में क्या मिला था? अशोक का नाम खुद को अपने कहता है कि मगध का राजा है। मगध का राजा है। भाबरू अभिलेख कहाँ? राजस्थान। भाबरू अभिलेख शिलालेख कहाँ पे? राजस्थान। और कर्नाटक में 6 कर्नाटक में 6 नाम है। कौन कौन? मास्की, गोबीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जंटी रामेश्वर, कंगनहली और पाली किविटू। पाली किविटू। 6 गो सबसे ज्यादा शिलालेख कहाँ से मिलता है? कर्नाटक। अशोक का सबसे ज्यादा शिलालेख किस राज्य से? कर्नाटक से। शिलालेख अभिलेख को बांटा गया ना तुम लोग में शिलालेख। अब अहरौरा उत्तर प्रदेश। अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश। अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश। अब 14 को हमको शिलालेख याद रखना। 14 को याद रखिएगा। 14 में से लक्षणों से कभी कभी का पूछ लेता है। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की चर्चा किया गया। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा। दूसरा में है चिकित्सा की व्यवस्था किया गया। चाहे मनुष्य हो या तो पशु हो, दोनों को क्या किया गया? चिकित्सा। उसका तबियत खराब होता है तो उसको डॉक्टरी इलाज करवाया जाता है। कोई भी बीमारी होगा, किसी प्रकार का भी अगर बीमारी होता है तो चिकित्सा। हाँ, चिकित्सा मतलब होता है कुछ हम लोग बोलते हैं इलाज बोलते हैं हमारी भाषा में। हॉस्पिटल में चिकित्सालय है। चिकित्सक डॉक्टर। हाँ, चिकित्सा मतलब माध्यम से उसको इलाज किया जाता है, उपचार किया। उपचार कर सकते हैं। तो पहला में पशु बलि की मैंने पशु की हत्या करना अपराध है। अपराध है, गुनाह। दूसरा में कहा कि चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, दोनों को इलाज करवाना जरूरी है तबियत खराब हो। तीसरा में है कि हर 5 साल पे जो है दौरा करेगा। अधिकारी जो होगा ना हर 5 साल पे क्या करेगा? दौरा करेगा अपने राज्य साम्राज्य में। हाँ, कुछ धार्मिक नियम का उल्लेख करने के लिए और जो भी नियम होगा उसका अपना देख लेकिन कुछ भी कर सकता है। तो हर तीसरा में 5 साल की चर्चा है। तीसरा में अधिकारी क्या करेगा? घूमेगा। धार्मिक नियम को प्रचार प्रसार करने के लिए अपना प्रोग्राम जो भी होगा समाज में अपना सब चीज करेंगे। तो तीसरा अभिलेख में कोई चीज चर्चा 5 साल। तीसरा में 5 साल। तीसरा में 5 साल। चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की चर्चा।
भेरी घोष की जगह धम घोष। चौथा शिलालेख में किसकी तरह मिलता है? भेरी घोष की जगह धम घोष। चौथा अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की चर्चा मिलता है। भेरी घोष की जगह धम घोष की चर्चा। पांचवा मिलता है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवा मिलता है धर्म महामात्रों की धम घोष होता है चौथा में, और पांचवा में होता है धर्म महामात्र की नियुक्ति। धर्म महामात्र की नियुक्ति पांचवा में, धर्म महामात्र की नियुक्ति। छठा में खुद पर आत्मनियंत्रण की शिक्षा प्राप्त करना, कि खुद पर कंट्रोल कैसे प्राप्त करें, इसकी चर्चा मिलता है छठा शिलालेख में। खुद पर नियंत्रण करने के लिए ऐसी खुद को बोलते हैं आत्मनियंत्रण। क्या मतलब है? आत्मनियंत्रण। खुद पर नियंत्रण करने के लिए किस शिलालेख में चर्चा मिलता है? छठा में। किसमें मिलता है? छठा में। सातवां और आठवां में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, जो 3 बार 3 यात्रा किया था ना, लुम्बिनी में पहला किया था। पहला लुम्बिनी का तीसरा था, पहला राजगीर था। हाँ, जो क्या था? 10 साल 12 साल 20 साल का। हाँ 10 साल 12 साल 20 साल 10। हाँ, बोध गया पहला किया था 10वें वर्ष, गद्दी पर बैठने के राजा के बाद 12वें वर्ष किया था निगाली सागर, और 22वें वर्ष किया था लुम्बिनी में। तो 3 गो है थी खोजी का तीर्थ यात्रा किया था। अपना यात्रा किया था 3 तरह। पहला बोध गया, दूसरा निगाली सागर, और तीसरा किया था कहाँ पे? लुम्बिनी में। निगाली सागर जगह नहीं दिया, देख लीजिए सर्च कर लीजिए निगाली सागर। तो तीर्थ यात्रा की चर्चा 7वां और 8वां शिलालेख में। 7वां और सबसे लंबा अभिलेख भी है 7वां। सबसे लंबा अभिलेख है शिलालेख है 7वां। सबसे लंबा शिलालेख है 7वां, और सबसे छोटा है डुम्मीदेह। सबसे छोटा है डुम्मीदेह। सबसे छोटा है, सबसे लंबा डुम्मीदेह। उसी पूछता है कि सबसे छोटा स्तंभ लेख पूछेगा तो वही पूछेगा। ओकर रानी ना, ओकर रानी में छोटी रानी का भी सबसे बड़ा है। और सामने अभिलेख कोई रानी है, इसका अभिलेख सबसे बड़ा कोई है। छोटा है तो सामने का अभिलेख और रानी का अभिलेख रानी ने भी कर छोटा बड़ा में 7 बड़ा वाला है भाबरू है, सबसे बड़ा भाबरू है। ये सबसे 7वां दे रहा है। 7वां देखे तो उसमें दिया गया भाबरू, हम नेट से देखे थे और पढ़ रहे थे। सबसे 7वां वाला 7वां है, 7वां भाबरू को 7वां 8वां अभिलेख शिलालेख में किसकी चर्चा था? तीर्थ यात्रा की। अशोक ने कितने तीर्थ यात्रा की थी? 3 तीर्थ यात्रा। 30 से 3 तीर्थ यात्रा। पहला था बोध गया, दूसरा था निगाली सागर, तीसरा था लुम्बिनी। पहला था बोध गया, दूसरा था निगाली सागर, तीसरा था लुम्बिनी। पहला था 10वें वर्ष, दूसरा का था 12वें वर्ष, तीसरा का था 20वें वर्ष। 10 12 20 10 12 पहला बोध गया, दूसरा निगाली सागर, तीसरा था लुम्बिनी। तो अब 9वां अभिलेख सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार की चर्चा मिलता है 9वें शिलालेख। सच्ची मन से किसी को उपहार दे रहे हैं तो मन से दीजिए, और शिष्टाचार मतलब शिष्टाचार मतलब आता है कि आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण करना चाहिए अच्छा, किसी के साथ व्यवहार अच्छा कीजिए। 10वां में है अशोक ने आदेश दिया राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेगा। 10वां में अशोक का आज्ञा दिया गया है कि जो भी अधिकारी होगा वो हमेशा क्या करेगा? प्रजा के बारे में हित में सोचेगा। अपना हित नहीं सोचना, किसके बारे में सोचना है? प्रजा के बारे में। किस शिलालेख में? 10वां शिलालेख में। 10वां में। 11वां में है धम की व्याख्या। 11वां शिलालेख में धम की व्याख्या। 11वां में धम की व्याख्या था। चौथा में था भेरी घोष की जगह धम घोष। भेरी घोष की जगह धम घोष। चौथा में शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष। और 11वां में है धम की व्याख्या। धम की व्याख्या। 12वां में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12वां में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12वां में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। और सभी प्रकार के विचार सम्मान की बात कही है। महिलाओं के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलेगा और उसको हर तरह से सम्मानित किया जाता है। 13वां तो सब लोग जानते हैं, इसलिए कलिंग युद्ध की चर्चा हुआ था। 13वां अभी शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा। और इसी में हृदय परिवर्तन की भी बात किया गया। हृदय उस युद्ध में इतना ना अति देखा था ना, मार काट
उससे व्यथित होकर, उससे दुखित होकर वो क्या किया कि आज के बाद हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे और हम जो है धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार करने में हम शांति लगेंगे। में विश्वास रखते इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। अब 13 में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। 13 शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। अपना धर्म के प्रचार मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए आपने यहाँ पे प्रचारक भेजा था। तो 13वां में तीन बात याद रखना, 4 पहला कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन और 5 यवन राजाओं के उल्लेख। और यहाँ पर भेजा पे 5 देशों में क्या क्या किया था, धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा गया था। तो श्रीलंका हाँ बहुत जगह, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान में भेजा है, बहुत सारे देश में, यमन में भेजने हैं। हाँ श्रीलंका, संयुक्ता और एक बेटा का महेंद्र और बेटी की कन्या। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वां में कुछ किया है, धार्मिक जीवन सभी को क्या किया है, सब लोग अपना धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ अब लड़िए उड़िए मत, अब अपने मत लड़िए आराम से। तब एक बार चीज रिपीट कर लेंगे हम लोग। पहला में है पशु बलि की निंदा, पहला में पशु बलि की निंदा, दूसरा में था मनुष्य और पशु दोनों के डॉक्टरी इलाज जिसको चिकित्सा भी कहते हैं। तीसरा में था 5 साल की चर्चा, तीसरा में था 5 साल की चर्चा, जिसमें क्या था भाई, धार्मिक नियम और प्रकार साम्राज्य में घुस प्रचार करने 5। चौथा में था भेड़ी घोष की जगह धम घोष, भेड़ी घोष की जगह धम घोष। चौथा शिलालेख में भेड़ी घोष की जगह धम घोष। 5वां में था धर्म महामात्रों की नियुक्ति, 5वां में था धर्म महामात्रों की, यहाँ पर जेंट्स के अब 12वां में लेडीज के। हाँ 5वां में धर्म पुरुष के है, 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 6ठा में था आत्मनियंत्रण, मतलब अपने आप पर हम नियंत्रण कैसे पाए। 6ठा में आत्मनियंत्रण पर के लिए शिक्षा दिया गया था। 6ठा हो गया था। 7वां 8वां में था तीर्थकर यात्रा को 3 से 3 30 से 3 अति से तीर्थकर, तो 3 जगह घुमा था। बोध गया था, निगाली सागर गया था और लुम्बिनी में। बोध गया, निगाली सागर और लुम्बिनी। पहला 10वें वर्ष में, दूसरा का 12वें वर्ष में, तीसरा का 20वें वर्ष में। दीवार तोड़ 10वें वर्ष में गए थे कहाँ पे, बोध गया। 12वें वर्ष में गए थे निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी। 9वां मिलता है सच्ची भेंट और शिष्टाचार। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार। सच्ची भेंट अगर किसी को अगर हम दे रहे हैं ना तो क्या कीजिए, सच्ची मन से दिल से दीजिए, ऐसे नहीं। और किसी से व्यवहार कर रहे हैं तो अच्छा व्यवहार कीजिए। 10वां में था अशोक ने आदेश दिया था कि सभी राज्य के उच्च अधिकारी अपने प्रजा के हित के बारे में सोचें। 10वां में क्या करेगा, 10वां में आज्ञा दिया गया था सभी अधिकारियों को, आप लोग क्या कीजिएगा कि सभी को अपने अपने समाज में जितने भी प्रजा हैं सबके हित के बारे में सोचना है। 11वां में है धर्म की व्याख्या किया गया, 11वां में धर्म की व्याख्या है, 11वां में धर्म की व्याख्या। 12वां में क्या किया गया था, स्त्री महामात्र की नियुक्ति, 12वां में स्त्री महामात्र की नियुक्ति, 12वां में स्त्री महामात्र की नियुक्ति। 13वां में 4 का व्याकरण या 3 गो कलिंग युद्ध का वर्णन, हृदय परिवर्तन, 5 यवन राजाओं का उल्लेख। 13वां अभिलेख में पहला था कलिंग कलिंग हुआ था क्या? कलिंग पर साम्राज्य में गिरफ्तार करेला, कलिंग तो उड़ीसा ना, उड़ीसा को जीतने के लिए हाथी को पाने के लिए कलिंग हो सकते हैं उन्हें हाथों की जगह में थोड़ा बात करें तो हो भी सकता है। ऐसे कलिंग पर साम्राज्य ऐसे जाता है तो अशोक ने हाथी को बरामद करने के लिए कलिंग जैसे ये होता हो सकता है साम्राज्य विस्तार के लिए हो सकता है। ऐसे तो उड़ीसा भी कलिंग है, पहले बंगाली क्षेत्र में रहे तो उधर पश्चिम बंगाल में जाओ ना, सुंदरबन डेल्टा के एरिया में उधर सबसे ज्यादा हाथी फेमस है। बंगाल के हाथी उसी फेमस हां विश्व फेमस हां वही चलते वही बंगाल सल्तनत काल में हुई बंगाल के हाथी। आई जाती तो पता है हमें कि उड़ीसा उत्कल सब उन्हीं के हल्ले। चलिए 13वां भी हो गया। 13वां में कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन और 5 यवन राजाओं का उल्लेख। और 14वां में है भाई
कि आप लोग धार्मिक जीवन बिताना, क्या बताना है? धार्मिक जीवन। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था उपगुप्त से। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, माने बौद्ध धर्म बनने से पहले, बौद्ध धर्म पूजा करने से ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और कलहन के राजतरणी, कलहन के पुस्तक है राजतरणी, कलहन के पुस्तक है राजतरणी से पता चलता है कि शैव धर्म का उपासक भी था। कलहन में के राजतरणी में किसका मिलता है? शैव धर्म का। और निग्रोध उसका भतीजा होता है। निग्रोध के भतीजा के कहने पर ही बौद्ध धर्म को क्या क्या था शामिल हुआ था। अपने भतीजा निग्रोध के कहने पर ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। अहरौरा अभिलेख शिलालेख में घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। किस शिलालेख से मिलता है भाई? तो अहरौरा अभिलेख कहाँ पे है? यूपी में। अहरौरा अभिलेख शिलालेख कहाँ पे है? यूपी में। इसी से मिलता है कि भाई क्या प्रमाणित होता है कि ये बौद्ध धर्म का पुजारी था। किसका? बौद्ध धर्म। अशोक जो था वो किस धर्म का पुजारी था? किस शिलालेख से? अहरौरा शिलालेख से। कहाँ पे मिलता है? यूपी में। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजाभिषेक हो गया, 3 जगह किए थे। 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी। उत्तरापथ के स्वामी, उत्तरापथ की राजधानी था तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। अवंतिका उज्जैन, अवंतिका उज्जैन। कलिंग की तोसली, कलिंग की तोसली। दक्षिणापथ की स्वर्णागिरी, दक्षिणापथ के स्वर्णागिरी। और प्राची पूर्व प्रांत के पाटलिपुत्र। तो जो मौर्य प्रांत थे, 5 प्रांत, उसको कहाँ का राजधानी था? उसको उत्तरापंथ के राजधानी तक्षशिला, अवंती के उज्जैन, कलिंग के तोसली, दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी और प्राची पूर्वी प्रांत के पाटलिपुत्र। अशोक आजीविकों को रहने के लिए बराबर पे क्या कहता? बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा का निर्माण करवाया। बराबर की पहाड़ियों पर जो 4 गुफा है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। किसके लिए भाई? तो बराबर के पहाड़ी को अशोक ने जीवक संप्रदाय ये सब बराबर को है। हां बराबर गए हां बराबर के पहाड़ी पर जो 4 के देखे हमने 4 गुफा था ना, उस 4 गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया। आजीवक संप्रदाय थे जिसके संस्थापक थे मखली गोसा। उसके रहने के लिए ही, उसके जो पूजा कर रहे उससे संबंधित लोगों को रहने के लिए 4 गुफा। नाम है पहला कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्वशुक्री। 4 गुफा का नाम कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्वशुक्री। कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्वशुक्री 4 गुफा का नाम। अशोक के पौत्र मतलब पोता दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान किया था। उसका पोता भी था, उसका नाम था दशरथ। अशोक के पोता का नाम था दशरथ। वो भी क्या क्या नहीं रे दशरथ पहाड़ का, अरे वो ईसा पूर्व में था। तो दशरथ जो था वो अशोक के पोता था। उसने भी आजीविकों को रहने के लिए नागा अर्जुन गुफा, नाम है गुफा का नागा अर्जुन गुफा प्रदान किया था। कौन? दशरथ। अशोक ने 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया। 7वां अभिलेख में किसका उल्लेख मिला? 7वां स्तंभ लेख। 7वां स्तंभ लेख में किसका चर्चा मिलता है? आजीविकों के बारे में, जो अभी संप्रदाय था उससे संबंधित। किस स्तंभ लेख से? 7वां स्तंभ। महामात्रों को आजीविकों के हित के ध्यान रखने के लिए महामात्र जो बनाए गए थे, पाचन में था ना महामात्र की नीति, वो महामात्र को क्या करना था भाई कि जो आजीविक संप्रदाय के जितने भी लोग उसको देख देख आपका करना काम बना दिया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। पता है बौद्ध परंपरा या बौद्ध की किताबों से कहीं पे मिलता है कि कितने स्तूप का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया था अशोक के दौरान। 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया था अशोक के दौरान। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक, शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक। अशोक के शिलालेख की 4 भाषा है। कितने भाषा में? 4। अशोक के जो 14 को शिलालेख है वो कितने भाषा में? 4 भाषा में। और सबसे ज्यादा भाषा है ब्राह्मी। सबसे ज्यादा भाषा में लिखा गया है ब्राह्मी, जिसको बोलते हैं हम लोग भाषा है।
पहला है ब्राही भाषा, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई। ब्राही भारत का है, खरोष्टी पाकिस्तान का है, ग्रीक और अरमाई अफगानिस्तान का है। तो बोलेगा ब्राही किस देश की भाषा? खरोष्टी पाकिस्तान की भाषा है और ग्रीक और अरमाई अफगानिस्तान की। ब्राही भारत, ग्रीक और अरमाई अफगानिस्तान और खरोष्टी पाकिस्तान की। ये चार ही भाषा में जो है शिलालेख मिलते हैं। हाँ, ग्रीक और अरमाई की लिपि अभिलेख अफगानिस्तान में खरोष्टी लिपि है, इसका नाम है शहबाज गढ़ी और मनसेरा। शहबाज गढ़ी और मनसेरा, इन दोनों के छोड़कर सब कहाँ मिलता है? भारत में। इन दोनों के छोड़कर सब भी मिलता है भारत में। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखा जाता था। खरोष्टी ऐसे मुस्लिम लोग जो है ना दाएं से बाएं लिखता है, दाएं से बाएं। हम लोग कुछ लिखते हैं बाएं से दाएं, हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख अभिलेख के 3 भाग में बांट दिए थे। अशोक के शिलालेख की खोज हुआ था सबसे पहले 1750। सबसे पहले शिलालेख की खोज हुआ था 1750। फैनथेलर ने किया था, पांडेट्री फैनथेलर, पांडेट्री फैनथेलर। हाँ, टी फैनथेलर बोल सकते हैं, टी फैनथेलर। पांडेट्री रहता पी से 1750। तो शिलालेख की खोज किसने किया था? पैंथेलर ने 1750 में। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था प्रिंसेस पढ़ा था प्रिंसेस में 1837 में। खोजा गया था 1750 में। पैंथेलर खोजा था, पढ़ा था 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था, पढ़ा था। स्तंभ लेख की संख्या 7। स्तंभ लेख की संख्या 7। यह भी ब्राही भाषा में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों पर मिला है। स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों पर मिला है, जिसमें में 3 गो तो बिहार में, 3 गो बिहार में, 6 गो में 3 गो बिहार में, 7 गो है, बहुत 6 गो की चर्चा दिया है। 6 अलग अलग स्थानों से मिलता है 7 गो, जिसमें में से 3 गो बिहार में। प्रयाग स्तंभ लेख यह कौशाम्बी में पहले स्थित था। इसको बाद में अकबर इलाहाबाद में लेके चला जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख जो था पहले क्या मिलता था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में ही सबसे पहले पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। कौशाम्बी में ही सबसे पहले पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। हाँ, उसके बाद घर ही बनाएगा, क्या बनाएगा? पक्की ईंट से इस्तेमाल किया तो घर में तो कुछ और भी बना सकता है। तो कौशाम्बी में कौन सा स्तंभ लेख मिलता है? प्रयाग, जिसको अकबर कहाँ लेके चला जाता है? इलाहाबाद। कहाँ पे? इलाहाबाद किला में। आइला रे अकबर बनाया था, आइला आगरा का किला, ला से लाहौर किला और इसे इलाहाबाद किला। आइला से बना है, आइला से सूत्र याद करेंगे। और आइला से हो गया आ से अकबर, आ से आगरा किला, ला से लाहौर के किला, ई से इलाहाबाद किला। अकबर ने 3 किला बनाया था। इलाहाबाद किला में लेके गया था कौन चीज? प्रयाग स्तंभ लेख को लेके चल गया। इसके बाद आता दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा में यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। हाँ, कहाँ? टोपरा में। और लाया गया फिर एफएसटी के कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली टोपरा से उठाकर दिल्ली, टोपरा से उठाकर दिल्ली एफएसटी लाया था। कौन लाया था? एफएसटी, जिसे हम सल्तनत काल का अकबर कहा जाते हैं। दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा था एफएसटी। दिल्ली मेरठ पहले था मेरठ में, कहा था? मेरठ में। लाया गया दिल्ली में। मेरठ में था, दिल्ली में। एगो टोपरा में था, दिल्ली में लाया। ये था मेरठ में, दिल्ली में लाया। ये भी लाया था एफएसटी। दोनों टोपरा और मेरठ वाला दोनों लाया था एफएसटी। और ये वाला दोनों लाया गया था कहाँ पे? दिल्ली में। हाँ, एफएसटी द्वारा। अब है रामपुरवा अभिलेख स्तंभ लेख। यह चंपारण में मिलता है, जाने बिहार में। इसकी खोज पश्चिमी चंपारण। इसकी खोज 1872 में होता है। कब होता है? रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज होता है 1872 में करलायल के द्वारा। रामपुरवा अभिलेख की खोज होता है 1872 में करलायल के द्वारा। ये 1872 में क्या होता है? भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत होता है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल। 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत होता है लॉर्ड मेयो। दूसरा है लौरिया अरियाल, ये भी चंपारण्य में। तीनों चंपारण्य में याद रखिए, तीनों रामपुरवा, लौरिया, अरिराज और नंदनगढ़
रामपुरवा, लोरिया विरार और लोरिया नंदनगढ़, तीनों चंपारण में। मगर नंदनगढ़ वाला पे मिलता है मोर का चित्र, मोर का चित्र मिलेगा। बोलता है कि बिहार के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र मिलता है? तो लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ लेख पे, लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ लेख पे। तो बिहार में कितने स्तंभ लेख? 3। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी के अभिलेख को अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख। अशोक सबसे छोटा स्तंभलेख डुम्मीदेव। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख डुम्मीदेव, छोटा स्तंभलेख डुम्मीदेव। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान क्या किया था? भू राजस्व की दर को कम किया था। तो बोलता है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक ने टैक्स को कम किया था? तो डुम्मीदेव नामक स्तंभलेख से, डुम्मीदेव नामक स्तंभलेख से। कितना किया था भाई? तो भू राजस्व दर को घटाकर 1/8 कर दिया था। कितना कर दिया था? और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया था। तो एक मतलब है कि एक जगह कम किया था और एक जगह पूरी तरह से माफ किया था। माफ किया था उस जगह था लुम्बिनी, था लुम्बिनी ग्राम का। लुम्बिनी में माफ कर दिया। लुम्बिनी में पूरी तरह से कोई टैक्स नहीं ले रहे। बांग्लादेश में एक महास्थान से प्राप्त शाहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के बारे में जानकारी मिलता है। तो बोलेगा कि बांग्लादेश में कौन सा ताम्रपत्र अभिलेख मिला भाई? तो शाहगौर में, शाहगौर नाम है ताम्रपत्र का, स्थान है महास्थान। बांग्लादेश के महास्थान से कौन सा? शाहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से मौर्य काल में 300 ईस्वी में हुआ था ना काल, जिसमें 2 भाग बढ़ जाता है, स्थूलभद्र, श्वेतांबर और दिगंबर लेके चल जाते हैं वो, और आगे वो रह जाते हैं पे। उसकी चर्चा मिलता है कौन में? यही शाहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में। प्रथम पृथक शिलालेख में कहता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे। अशोक का सार ए कुन्ना अभिलेख 2 भाषा में मिलता है। सार ए कुन्ना 2 भाषा में। द्विभाषीय अभिलेख सार ए कुन्ना, द्विभाषीय अभिलेख सार ए कुन्ना, द्विभाषीय अभिलेख सार ए कंदहार। कंदहार शायद लगता है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। ये कौन कौन है? तो ग्रीक और अरमाइक भाषा लिखा गया, ग्रीक और अरमाइक भाषा। तभी बताए थे ग्रीक और अरमाइक भाषा किस देश का? अफगानिस्तान। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के लिए चरित्र की काफी जांचा परखा रखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। माने मुख्यमंत्री और एक और था पुरोहित माने पंडित, इन लोग को बैठाने से पहले इसके बारे में क्या होता है? पूरा जांच पड़ताल होता है। इस जांच पड़ताल को हम लोग कहते हैं उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था। सम्राट को सहायता, कोई भी राजा चाहे भी प्रधानमंत्री है तो वो अकेले, कोई राष्ट्रपति है चाहे कोई भी मुख्यमंत्री, वो अकेले काम नहीं कर सकता। उसके संचालन के लिए उनके साथ रहने वाला होता है संचालन के लिए। उसी तरह से अशोक के समय भी मंत्री परिषद, जिसमें से सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हो सकती है। मंत्री परिषद की संख्या 12, 16 या 20, 16 भी हो सकती है या 20 भी, कितने भी तीनों में से कोई भी हो सकता है। 12, 16, 20 के इसके बीच में है तो कुछ भी हो सकता है, 12 से 20 तक। 12, 16, 20 रेशियो में है तो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे हम महामात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? महामात्र। तो सबसे बोलेगा कि शीर्ष अधिकारी अर्थशास्त्र में किसे मारा गया? महामात्र। जैसे सबसे शीर्ष अधिकारी महामात्र। अशोक के समय सबसे शीर्ष अधिकारी जिसकी संख्या 18 थी, महामात्रों की संख्या 18 थी। और अर्थशास्त्र में जासूस को कहा जाता था चर। जासूस कहा जाता है चर। चर का मतलब होता है बदलने वाला, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके पता करता। जासूसी का काम है कोई चीज घर बैठा थोड़ी जाकर करेगा, चर घूम घूम के करेगा जासूसी, उसी को कहा जाता था चर। अशोक के समय मौर्य प्रांत को 5 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में? 5। उत्तरापट, स्वर्णगिरी, दक्षिणापट, कलिंग और पूर्वी प्रांत। ये 5 प्रांत, पूर्वी प्रांत सब 5। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। 5 प्रांत अशोक के समय फेमस। इस प्रांतों को क्या कहा गया? चक्र। प्रांतों को क्या कहा गया? चक्र। क्वेश्चन पूछ जाता है कि ज्योतिष भगवान के चक्र तो हम क्यों अति निकल जाते हैं? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र 8 बना। हां 8
सुदर्शन चक्र कभी पूछा होगा क्वेश्चन के जो किस भगवान जो चक्र यूज करते हैं उसमें जो नुकीला लग रहता है तो ठीक है कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है। कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान हाँ 8 लोग वो तो अवतार थे उनका। तो बोलेगा कि प्रांतों को क्या कहा गया है चक्र और संख्या होती थी 5। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्र तीनों में से कुछ कहा जाता था। प्रांत के जो प्रशासक होता था हेड उसे आर्यपुत्र भी कहते थे, राष्ट्रिक भी कहते थे या कुमार भी कहते थे। क्या कहते थे? कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक भी कहा जाता था जो प्रांत के प्रशासक होता था। प्रांत का विभाजन विषय किया गया था जो विषय कर दिया था। चलिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सब में मिलता है ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम और जिसके मुखिया को ग्रामीण कहा जाता है। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक नहीं ग्रामिक। प्रशासनों में सबसे छोटा होता था गो। प्रशासकों में सबसे छोटा होता था गो। प्रशासकों में सबसे छोटा होता था गो जो 10 ग्रामों का संभालता था। पर गोप भी जो था ना वो 10 गांव का कंट्रोल करता था। गोप भी था ना वो कितने गांव का 10 गांव का शासन संभालता था। मेगा स्टेज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंडल करता था। जो नगर होता था ना नगर का प्रशासन माने देख कितने एक मंडल के करता था तो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मंडली मतलब एक समिति 30 सदस्यों की एक समिति देख करता था। किसके समय? अशोक। जो एक समिति में 6 समितियों में विभाजित था। मतलब कि जो 30 गो था ना कितने समिति में 6 आदमी के ऊपर गया 5 तो एक समिति में 5 समिति की संख्या 6 कुल सदस्यों की संख्या 30 समिति 6 मेंबर एक समिति में 5। बिक्री कर के रूप में 10वां हिस्सा ले गया। मतलब 100 रुपया में 10 रुपया लिया जाता था। बिक्री कर 10वां हिस्सा लिया जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। मतलब अगर कोई बचाता था टैक्स देने से उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था अशोक के समय। और कोई बचा लेता हाँ जो नहीं देगा उसको। मार्ग के अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई। अशोक के समय जो मार्ग के अधिकारी होता था देख करने वाले को जैसे रास्ता बनाने वाला रूट बनाने वाला को एग्रोनोमाई कहा जाता था। किसके अनुसार? मेगा स्टेज के अनुसार। मेगा और मेगा स्टेज के अनुसार ही क्या था 30 गो सदस्य वाला एक होता था मंडल। उसमें 6 समितियां होती थी 5 सदस्य वाला। और वही बोला था कि एग्रोनोमाई जो होता था वो मार्ग के अधिकारी होता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 घोड़ा वाला सैनिक 9,000 हाथी वाला सैनिक और 8,000 रथ सैनिक। तो जस्टिन के अनुसार 3 सैनिक होती थी। अशोक के समय 3 सैनिक 3 प्रकार के सैनिक। एगो हाथी से चलने वाला, एगो रथ से चलने वाला, एगो घोड़ा से चलने वाला। तो घोड़ा से चलने वाला की सबसे ज्यादा 50,000, हाथी से चलने वाला के 9,000 और रथ से चलने वाला के 8,000। सर क्या चीज था? सैनिक को बांटा गया था 3 भागों में। हाथी से चलने वाला का, घोड़ा से चलने वाला और रथ से चलने वाला। उसके बाद जस्टिन नामक यूनानी लेखक चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख सेना से पूरे भारत को रौंद देता है। वो कहता है जस्टिन कि उसके पास 6 लाख सैनिक था जो पूरे भारत को क्या कर लेता है? जीत लेता है। रौंद देता मतलब पूरा जीत लेता है। हाँ 6 लाख सेना। यह बात सही हो सकती है नहीं भी कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्युकस की गुलामी से मुक्त करवाया था। सेल्युकस निकटता था ना आया था उसी ने घोड़े भेजा था इसको मेगास्थी जो को भरा देता है के भरा आता है 305 में होता है ना इसके बीच में सिल्कस टिकेटर और इसके बीच में बीच में युद्ध। जस्टिन ने चंद्रगुप्त सेना को कहा था लुटेरों की सेना। तो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना की संज्ञा किसने दिया था? जस्टिन ने। क्या कहा था? जस्टिन ने। ये जस्टिन ने इसकी सेना को 3 भागों में बांटा था। 50,000 घोड़ा वाला, 9,000 हाथी वाला, 8,000 रथ वाला। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को नायक कहा जाता था। जो सेना का अधिकारी मुख्य होता था उस समय नायक कहलाता था। हाँ सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी तो जस्टिन के अनुसार बांटा गया था सेना को। अब प्लिनी के अनुसार प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था ना पुस्तक है। प्लिनी कौन लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री प्रथम शताब्दी में। कब लिखा था? प्रथम शताब्दी में। नेचुरल हिस्ट्री प्रथम शताब्दी में लिखा गया पुस्तक था।
ईरानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घोड़ा वाला और 9,000 हाथी वाला। तो जस्टिन बोला था कुछ और प्लिनी बोला कुछ और। 6 लाख सेना बोला था घोड़ा वाला, पैदल वाला, और 30,000 घोड़ा वाला और 9,000 हाथी वाला। दोनों में अंतर रखिएगा। जस्टिन कुछ और बोला है, प्लिनी कुछ और बोला। जस्टिन बोला था 50,000 घोड़ा, 9,000 हाथी और 8,000 रथ। प्लिनी बोला है 6 लाख पैदल सेना, फिर 9,000 30,000 घोड़ा वाला सेना और 9,000 हाथी वाला। 30,000 घोड़ा वाला। रथ वाला नहीं, इसमें नहीं है, उसमें करेगा। जस्टिन के अनुसार था रथ वाला। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यों वाले 6 समिति करती थी। 5 सदस्यों वाला 30 वाला था। मौर्य किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। और मेगास्थनीज आगे जाके इसी को बांटता है फिर 7 समाज में। मेगास्थनीज भारतीय समाज में 7 लोगों में बांटा है। 7 का आगे पढ़ना है। मौर्य प्रशासन में गुप्त विभाग को महामात्र शब्द कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में गुप्त विभाग को क्या कहा जाता था? महामात्र शब्द। महामात्र शब्द। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। ऐसी भी संस्था एक ही जगह रहता है, कोई भी संस्था तो एक ही जगह रहता है। तो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था, और एक स्थान से दूसरे जगह करने वाला संचार। संचार का मतलब होता है आवागमन। संचार का मतलब होता है तो जो घूम घूम कर करेगा उसे संचार, और जब एक जगह रहकर करेगा उसे संस्था कहते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। अशोक के समय जो न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था? राजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजू। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। द्रोण जो था किसके माप के लिए उपयोग होता था? अनाज के माप करने के लिए द्रोण नाम का व्यवस्था किया गया था मौर्य काल में। मौर्य मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा गया। भारतीय समाज में पूछ देता है कि इनमें से मेगास्थनीज के अनुसार कौन समाज में शामिल है या नहीं है। तो 7 का नाम याद रखना। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक, 7वां सभासद। लाइट कट गया, गड़बड़ी हो गया, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों। हेलो। चालू है ना? है बंद नहीं, बंद है। चालू है यार। क्यों सर देख लीजिए भैया हमने समझा दिया ना, वो कमी हमारा घर में। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। मेगास्थनीज 7 समाज को 7 वर्ग में बांटा। भारतीय समाज को दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा के 4 में से कौन भारतीय मेगास्थनीज में से कौन सा भारतीय समाज में से शामिल नहीं है? याद रखिएगा। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, निरीक्षक, सभासद। सभासद सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाला पहले वाली महिला को कहा जाता है रूपा जी। स्वतंत्र मतलब बिना किसी रोक टोक के वेश्यावृत्ति अपनाने वाले को रूपा जी कहा जाता है। नंद वंश के विनाश के करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त किया था। नंद वंश के विनाश करने के लिए किससे सहायता प्राप्त करता है? कश्मीर के राजा का नाम था प्रवर्तक।
वो तो सहायता करबे करता है। चाणक्य के फिर प्रवर्तक से सहायता मांगे। हाँ, बिना नमस्कार आने के जैसे ये था प्रवर्तक के साथ गए थे चाणक्य जी थी करवाने, लेकिन राजा ई सहायता लो प्रोसेस करते थे। नहीं, वो सहायता लिया था उसे नहीं। जम्मू कश्मीर के राजा प्रवर्तक नाम था उसका। मौर्य वंश जो है पूरा 137 साल तक शासन करता है। मगध में 137 साल। बिंबिसार था ना? बड़ा हरेक वर्ष संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कितना साल? 52 साल। उसके बाद उसका बेटवा करता है अजातशत्रु 32 साल ना? 32 साल। उसके बाद ही करता है मौर्य सम्राट कितना है? 137 साल। बिंबिसार 52 साल तक, अजातशत्रु 32 साल और मौर्य वंश पूरा करता है 137 साल तक मगध पे शासन करता है। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा थे। कहता है भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा, भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा, भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा। मौर्य वंश में कितने राजा? 10 राजा, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा। वायु पुराण में जानते करते किसी चर्चा? विष्णुगुप्त की, गुप्त वंश की चर्चा, गुप्त वंश की चर्चा। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद। इसकी हत्या कौन करता? उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में कर देता और मगध वंश में शुंग वंश की तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में खुद पुष्यमित्र शुंग ने करता। और अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में था। अशोकाराम विहार कहाँ था? अशोकाराम विहार कहाँ था? चलिए हम लोग रह दे रहे। कल का हम लोग होमवर्क हो जाएगा ब्राह्मण साम्राज्य, सातवाहन, फिर भारत के यवन राज्य और शक। कल का हम लोग होमवर्क हो गया ब्राह्मण साम्राज्य, सातवाहन वंश, उसके बाद भारत के यवन राज्य और शक। ज्योग्राफी में हम लोग का क्या था? अफ्रीका महादेश। ज्योग्राफी में हम लोग का होमवर्क था अफ्रीका महादेश। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। इसको हम अंध महाद्वीप का भी करते हैं। अंधा महाद्वीप करते हैं। नहीं बोले तो शर्मिंदा है सर, सब बुलाइएगा सबसे ज्यादा। नहीं बोलिए, करते करते बोलिए। ये तू आप पीछे बैठ जा, पीछे बैठा की आवाज ना पहुंच। नहीं ना, आवाज आता है, घुच हो जाता है, इसलिए आप बोलिए मगर अपने मन से बोलिए, खाली साफ साफ बोलिए। अब जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है, ये मतलब पढ़ाई लिखाई सामाजिक आर्थिक हर राजनीतिक रूप से सब चीज से पिछड़ा, मतलब इस सब चीज से पिछड़ा हुआ, इसलिए इसको अनमहाद्वीप कहा जाता है। तो बोलेगा कि अफ्रीका और यूरोप के बीच को अलग करने वाले कौन सा जल? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर किसको अलग करता है महादेश को? तो अफ्रीका को यूरोप से। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महासागर को कहा जाता है? तो अफ्रीका को। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहा जाता है? अफ्रीका महादेश को। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट अफ्रीका महादेश। अफ्रीका का एक महाद्वीप जिससे तीनों रेखा गुजरता है। अफ्रीका एक महाद्वीप है जहाँ पर तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं इससे महादेश से होकर गुजरती है। अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। कौन गुजरती है? विषुवत रेखा किस झील से गुजरती है? तो विक्टोरिया झील। इसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। नील भी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहाँ से? विक्टोरिया झील। लमसम लंबाई इसका लगभग 6400 किलोमीटर लगभग में। हाँ, नील नदी की लंबाई लगभग में 6400 किलोमीटर, जो सहारा को पार करते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश की जाती है। इसका मतलब है कि नील नदी निकलता है विक्टोरिया झील से और गिरता है जाके वहां पर कहाँ पे? भूमध्य सागर में। तो नील नदी निकलेगा विक्टोरिया झील से और गिरेगा जाके कहाँ पे? भूमध्य सागर में। अफ्रीका का बुशमैन मनुष्य प्रजाति है। कहाँ पे? बुशमैन, पिग्मी, बद्दू मिलने वाले आदि जातियां है। आदि मतलब पुरानी जातियां हैं यहाँ पे। तो बुशमैन मिलता है कालाहारी रेगिस्तान, बुशमैन मिलता है कालाहारी रेगिस्तान,
पिग्मी मिलता है कांगो बेसिन और बद्दू मिलता है सहारा मरुस्थल। जो जातियां हैं वो उसका मुख्य स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका में। तो बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख जातियां। सहारा में पाए जाने वाले जनजातियां विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक काम करती है, उसका नाम है तुआरेग। बोलेगा कि वहां जाता है घूमे ना, तो पर्यटक को कैसी करे वाला घुमाने वाला जो है उस जाति का नाम है तुआरेग। तुआरेग पर्यटक घुमाने वाला सहारा मरुस्थल में जनजाति कौन है? तुआरेग। विश्व का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, ग्रीनलैंड में, कैलिफोर्निया में, यूएसए में, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका माप किया गया था 1913 में, जिसका माप किया गया था 13 में। अफ्रीका कांगो नदी जो है, अफ्रीका के कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सर कौन है सबसे ज्यादा है? कैलिफोर्निया, डेथ वैली। डेथ वैली, डेथ वैली। डेथ वैली, ये वाली कैलिफोर्निया, मृत घाटी हिंदी में डेथ वैली हो गया। मृत घाटी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी। मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को काटने वाली नदी माही नदी। कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी। तो हम लोग तीनों पे काट दिया। विषुवत रेखा को काटा कांगो नदी, मकर रेखा को काटा लिम्पोपो नदी, और मकर के रेखा को काटा माही नदी। याद रखिए, तीनों को काटने वाली नदी का नाम याद रखना। कांगो नदी विषुवत रेखा को काटेगा, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को काटेगा, और माही नदी कर्क रेखा को काटेगा। जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए अफ्रीका में कौन सा स्थान फेमस है भाई? तो ट्रांसवाल क्षेत्र। तो बोलेगा कि अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जेब्रा और जिराफ सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है? तो ट्रांसवाल क्षेत्र। कौन सा? ट्रांसवाल क्षेत्र, जो विश्व विख्यात है। अफ्रीका के उसने 3 उष्ण का मैदान था ना, घास के मैदान, उसमें वाला कौन कौन? एगो अफ्रीका में था सवाना, उसके बाद एगो था ब्राजील में, कौन था? पैम्पोस। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में पंपास नहीं, पंपास अर्जेंटीना के। ब्राजील में बोल रहे हैं, पंपास नहीं, लानोज, कंपोज था। ब्राजील में का था कंपोज, और लानोज था वेनेजुएला में। यहाँ पे तीनों को जी था गर्म स्थल का घास का मैदान। कौन कौन? सवाना, लानोज, कंपोज। सवाना, लानोज, कंपोज। सवाना अफ्रीका महादेश में, लानोज हो गया वेनेजुएला में, और कंपोज हो गया ब्राजील में। और शीतोष्ण घास के मैदान में मिलता है यहाँ पे वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड जो है शीतोष्ण घास के मैदान। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काइडा, सबसे लंबा रेल मार्ग केप काइडा, जो कहाँ से? केप टाउन से, मिस्र से काइडा को जोड़ता है। केप टाउन के मिस्र को काइडा से, केप टाउन से काइडा, केप टाउन से के क से केप टाउन, क से काइडा, के से के क से केप टाउन, क से तो बोलेगा अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काइडा रेल मार्ग। केप काइडा, केप से बन गया केप टाउन, काइडा से बन गया काइडा। ये एक नंबर में छिपल है केप टाउन। हाँ, अफ्रीका के केप टाउन से मिस्र के काइडा। मिस्र में स्वेज नहर जो लाल सागर को भूमध्य से मिलाती है, तो स्वेज नहर को लाल सागर से जोड़ता है कौन है? लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ता है कौन? स्वेज नहर। और स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869। तो ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ था जिस समय, उसी समय इनका स्वेज नहर का भी निर्माण हुआ था। हाँ, 1869। जिसके बनने से भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर लंबाई घट जाता है। तो स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना घट जाता है? कितना? 7000 किलोमीटर दूरी घट जाता है, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर। मिस्र द्वारा इसे 1956 में, 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। और स्वेज नहर के दक्षिण छोर पर 2 गो मिलता है। दक्षिण छोर पर पोर्ट स्वेद और उत्तरी पर पोर्ट स्वेद। स्वेज नहर के 2 गो बंद रहेगा। स्वेज नहर के पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेद। पोर्ट स्वेद मिलता है दक्षिण में, और उत्तर मिलता है पोर्ट सईद। पोर्ट स्वेद मिलेगा दक्षिण में, और पोर्ट स्वेद मिलेगा उत्तर में।
अफ्रीका के काला हरे मरुस्थान में मिलता है शुतुरमुर्ग, जो विश्व का सबसे बड़ा न उड़ने वाला कोची है, पक्षी, जिसका सबसे बड़ा अंडा को इसी में सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है। बच्चे इतना बड़का रहता है कि किम्बरले के खान कहाँ मिलता है, दक्षिण अफ्रीका। किम्बरले के खान जो उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा है, उत्पादन की दृष्टि से सबसे सोना का किम्बरले हीरा, किम्बरले हीरा के खान। हीरा नगरी का और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बोलेगा ओरापा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बोत्सवाना में ओरापा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना में विश्व के सबसे बड़ी खान बोलेगा। ऐसे उत्पादन में सबसे ज्यादा किम्बरले करता है, उत्पादन में सबसे ज्यादा किम्बरले, और क्षेत्रफल मिलेगा तो ओरापा, क्षेत्रफल मिलेगा तो ओरापा। कहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा हीरे का दोनों ओरापा और किम्बरले के खान किससे संबंधित है, हीरा के खान। किम्बरले भी हीरा, ओरापा भी हीरा। विश्व का सबसे विशाल हीरा कुलीनान हीरा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनान हीरा खोज हुआ था 1905 में, खोज हुआ था 1905 में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनान कब खोज हुआ था भाई, 1905 में, कब होता 5 में। इसका नाम कुलीनान हीरा रखा गया था। इसका कैरेट होता है 3106 कैरेट, 3106 कैरेट इसका पूछा गया था 3106। हीरा की शुद्धता की पहचान किया जाता है, सोना की शुद्धता की पहचान किया जाता है कैरेट, कितना में कैरेट। सोना 24 कैरेट का होता है, कितना होता है सोना 24 कैरेट, मिला के 22 कैरेट सोना 24 कैरेट का कोई भी अवस्था नहीं रहेगा, उसमें बनाया मिलाया तो चीज उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल 84 कैरेट शुद्ध हीरा के बारे में तो कर दे दे यहाँ पे खाली जो कुलीनान हीरा ना ऊपर दे देंगे कितना कैरेट का तो ऐसा रहता तो और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन सोना का तो फिक्स कर लेंगे 24 से ज्यादा नहीं होता। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा, और एक कितना किलोमीटर फैला हुआ है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 84 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। 4 झील इसी मिलता है, सहारा मरुस्थल में क्या मिलता है, 4 झील किस मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल भी है, कालाहारी मरुस्थल। टेफी लालेट मरुद्यान, टेफी लालेट मरुद्यान मोरक्को, टेफी लालेट मरुद्यान मोरक्को, टेफी लालेट मरुद्यान मोरक्को मिलता है। बोले टेफी लालेट मरुद्यान कहाँ पे है, मोरक्को में। सहारा सबसे बड़ा है विश्व का, विश्व का है, विश्व का सबसे बड़ा सहारा पाया जाता है ना अफ्रीका में, एशिया में गोभी और सबसे जनसंख्या घनत्व मिलता है थार, ज्यादा जनसंख्या वाला मिलेगा थार। राजस्थान पाकिस्तान वाला में तो बस सब भारतीय है। एशिया में गोभी मंगोलिया चीन वाला सब पड़ जाता है। अब बोलेगा कि कहाँ पे टेफी लालेट मरुद्यान कहाँ पे, मोरक्को में। एटलस पर्वत सबसे उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में, तो बोलेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में जो पर्वत है एटलस पर्वत वो कहाँ मिलता है, तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत। और हम लोग का ये जो सर को सीधा रहता है एटलस हड्डी, कौन सा हड्डी, पीछे जो पाया था ना जहाँ पे वो कौन सा हड्डी होता है, एटलस। हमारे सर को सीधा कौन लगता है, एटलस हड्डी, कौन सा, और एटलस पर्वत का मिलेगा उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। यह अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। एटलस पर्वत कितने देशों में, 3 देशों में, कितने देशों में, एटलस पर्वतों का विस्तार कितने देशों में, 3 देशों में, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को। लंबाई कितना में, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। गंगा की लंबाई भी 2500, गंगा की लंबाई भी 2500। यह एक नवीन वलित पर्वत है, यह एटलस पर्वत हम पढ़ के है, हाँ कुछ है नवीन वलित पर्वत है। वलित तो धन बताए थे, एंडीज, यूराल, एटलस, रॉकी और हिमालय, ये सब कैसा है, वलित पर्वत के बारे में लोग 4 पढ़े ना, 4 पर्वत 4 प्रकार के। एबिसानिया का पठार जो है अफ्रीका के उत्तरी ऊपरी भाग में, अबिसानिया का पठार क्या मिलता है, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। अबिसानिया का पठार उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, अबिसानिया का पठार उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, अबिसानिया का पठार उत्तरी पूर्वी अफ्रीका।
एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और अबिसानिया के पर्वत उत्तरी पूर्वी में। इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। किस पठार को कहा जाता है हॉर्न अफ्रीका? अबिसानिया का पठार को, हाँ अबिसानिया का पठार। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? हॉर्न अफ्रीका के अंतर्गत कितने देश आते हैं? अबिसानिया, इथियोपिया और जिबूती। अबिसानिया, इथियोपिया और जिबूती। कौन अफ्रीका में इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती ना? हमन भूकंप मिले सर इथियोपिया सोमालिया जिबूती। तो सॉरी इथियोपिया कौन सी बोला? सोमालिया, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। पूर्वी भाग से अबिसानिया का पूरा नाम कुछ है? तो सोमालिया हमारा को इथियोपिया का पुराना नाम अबिसानिया है। हां, देखिए इथियोपिया। तो हां सर आने देवले देखें ना चलो है। देखिए तो थोड़ा सा देर हो हाँ ठीक तो दिले है ये, हम लोग सही बोल रहे थे, बोल रहे थे। अबिसानिया क्या था? इथियोपिया का पुराना नाम। अबिसानिया इथियोपिया का, अबिसानिया का पठार भी है। क्या है? अबिसानिया। तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब हरियाली ज्यादा मिलता है वहाँ पे, हरियाली ज्यादा मिलता है देखने को मिलेगा। हाँ पूरी भाग, उत्तरी पूरी भाग है। अब आते आगे, ये किस युग की संरचना भाई? तो आर्की में भी बना था। ये जो पठार जो बना था आर्की में भी बना था। क्या बना था? अब स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता भाई? तो जोहान्सबर्ग। स्वर्ण नगरी जोहान्सबर्ग और हीरा का नगर किम्बरले को। हीरा का नगर किम्बरले। स्वर्ण नगरी जोहान्सबर्ग और हीरा की नगरी किम्बरले। दक्षिण अफ्रीका का 90% क्रोमियम अफ्रीका ही खुद करता है। विश्व का 90% क्रोमियम जो अकेले कौन करता है? अफ्रीका करता है। 90% जो है अकेले अफ्रीका करता है क्रोमियम का। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन। ब्लॉमफोंटेन एक 3 राजधानी अफ्रीका के। एक होता है राजनीतिक होता है, एक होता है न्यायिक होता है, एक और होता है वित्तीय शायद है कुछ होता है कार्यपालिका और विधायिका और प्रशासनिक होगा। 3 राजधानी। तो न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन, अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन। ब्लॉमफोंटेन अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया। सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया। जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया। जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया। ऑस्ट्रेलियन जलप्रपात कांगो नदी पे। ऑस्ट्रेलियन जलप्रपात कांगो नदी पर। ऑस्ट्रेलियन जलप्रपात कांगो नदी पर। और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर। तो ऑस्ट्रेलिया कांगो और विक्टोरिया जाम्बेजी। नील नदी के उद्गम स्थान विक्टोरिया हम लोग हो गया। ऐसी विक्टोरिया से नील नदी निकलती है और जाके कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में क्या गिरती है? और विश्व का सबसे लंबा बांध जो है आसवन बांध भी नील नदी है। मध्य अफ्रीका में बहने वाला जारी नदी भारी मात्रा में जल लेके जाता है भाई कहाँ पर? अटलांटिक में गिरा देता है। तो जारी नदी अपना पानी कहाँ गिरा देता है? अटलांटिक में। अटलांटिक का आकार कैसा होता है? एशिया का। अटलांटिक महासागर का आकार एशिया का। अटलांटिक महासागर का आकार। इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को अंतिम भाग में क्या कहते हैं? कांगो के नाम से भी जानते हैं। किसको? जायरे। क्योंकि जायरे जो है कुछ है कुछ है। जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध। करीबा बांध किस नदी पे? जाम्बेजी। करीबा बांध जाम्बेजी। करीबा बांध जो कहाँ पे है? जाम्बिया में। कहाँ पे? और अफ्रीका का सबसे अधिक जल विद्युत पैदा करता है कौन? जाम्बिया। क्या करता है? जाम्बिया। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश जाम्बिया। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जल विद्युत पैदा करने वाला देश जाम्बिया। नील नदी बसा है काहिरा पे। एशिया में सबसे ज्यादा जल का जगह है जापान। सर्वाधिक जल से विद्युत बनाने वाला देश अफ्रीका का जाम्बिया और एशिया में आएगा तो जापान। अफ्रीका के 6 देश फ्रंट लाइन स्टेट कहलाता है। फ्रंट लाइन स्टेट में कितने देश आते हैं? 6। फ्रंट लाइन स्टेट में कितने देश आते हैं? 6। अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। जो से याद रखिए 2 गो जो से जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जांजिया जिम्बाब्वे। जांजिया जिम्बाब्वे। और
तंजानिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, मोजाम्बिक और अंगोला और बोत्सवाना। तो अफ्रीका में फ्रंट लाइन स्टेट कितने देश है? 6। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पूर्वी ना कल कहाँ होगा अफ्रीका का? अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड कहा जाता है। यह कहा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहता है? अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहता है। हाँ, केप हॉर्न दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग को कहा जाता है केप यार्ड कहा जाता है। चलिए, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश? 3। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती हो गया। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका के देश कौन कौन है? तो गैबोन, कांगो, गणतंत्र कांगो एक है, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। तो अफ्रीका के कितना देश? 1 2 3 4 5। अफ्रीका के 5 देश सोची मिलता है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर 5। युगांडा, गैबोन, कांगो, कीनिया, सोमालिया। कांगो, गैबोन, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, 5 को देश मिलता है अफ्रीका के कोची पर, विषुवत रेखा पर मिलता है। अफ्रीका प्रमुख खजूर उत्पादक देश, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र। सबसे ज्यादा खजूर उत्पादक कहाँ से होता है? मिस्र। सबसे ज्यादा खजूर उत्पादक देश मिस्र। मिट्टी के मिस्र के किसान को फेल्लाह कहा जाता है। अफ्रीका अफ्रीका का प्रमुख उत्पादक एशिया में और सऊदी अरब, ईरान, सब कर देता है। ईरान लिख जाता सबसे ज्यादा। तब मिस्र के किसान को कहा जाता है फेल्लाह। मिस्र के किसान को कहा जाता है फेल्लाह। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाता है घाना। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाता है घाना। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है घाना। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जूट पैदा करने वाला पौधा का नाम है सीसल। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जूट पैदा करने वाला का नाम है सीसल नाम का पौधा। सीसल नाम का पौधा। अफ्रीका को अन्य महाद्वीप कहते हैं क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सबसे पिछड़ा हुआ, इसीलिए अन्य महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। अफ्रीका का सर्वाधिक नागरिक देश लीबिया। अफ्रीका का सर्वाधिक नागरिक देश लीबिया। अफ्रीका का सर्वाधिक नागरिक देश लीबिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। बोलेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या अफ्रीका में नाइजीरिया। सबसे अधिक नागरिक वाला देश लीबिया। जनसंख्या में नाइजीरिया और नागरिक में लीबिया। पाम तेल की नदी कहा जाता है नाइजर नदी। पाम तेल की नदी नाइजर नदी। पाम तेल की नदी नाइजर नदी। पाम तेल की नदी नाइजर नदी। मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। एशिया यूरोप का, हाँ, एशिया और यूरोप का जंक्शन मतलब जहाँ पे दोनों जाके मिस्र जो है स्थान है उसको जंक्शन मतलब दोनों जाके, जंक्शन का मतलब कहाँ होता है? जहाँ दोनों मेन जो इधर से यूरोप है इधर से एशिया, यहाँ सभी गाड़ी खुलती है खजूर उत्पादक देश वो अफ्रीका में आता है। अफ्रीका में, तो मिस्र अफ्रीका में है। अफ्रीका महादेश में हाँ, साइक्लोन साइक्लोन मिस्र के साइक्लोन साथ फर्स्ट राजस्थान में। ना समझे। अब आते हैं पाम नदी का तेल हो गया, नाइजर हो गया। एशिया को एशिया मिस्र को एशिया यूरोप का दर्शन हो गया। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क, मकर और दोनों रेखा गुजरता है। तीनों होता है, कर्क, मकर और विषुवत रेखा यहाँ पे छोड़ दी। कौन कौन से? अफ्रीका महादेश ऐसा एक महादेश है जहाँ पे तीनों रेखा गुजरता है, कर्क, मकर और विषुवत। कर्क, मकर और विषुवत। विषुवत रेखा को काटता है कांगो नदी, मकर रेखा को काटता है लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को काटता है माही नदी। माही नदी भारत में, मकर को माही है, मकर को कर्क को माही, मकर को लिम्पोपो। जैसे माही नदी भारत में है, भारत में काटता है कर्क रेखा को। हाँ, यही चलती है। याद रखिएगा, विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है,
मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है और कर्क रेखा को माही नदी काटती है। कर्क रेखा अब भारत में कर देगा तो बुझाई करोगे दुनिया का चलेगा कैसे? वनों का देश कहा जाता है कांगो को। वनों का देश कांगो। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक कांगो ही मिलता है। विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई अगर जल से विद्युत बना सकता है वो कौन देश है? कांगो। संभावित है, मतलब संभावना व्यक्त किया गया। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि करने वाली जाति का नाम है छग्गा। अफ्रीका का जो पूर्वी बताना है, अफ्रीका महादेश है, किलिमंजारो के पूर्वी ढलान, किलिमंजारो अफ्रीका में पाया जाता है। किलिमंजारो जो पर्वत है वह अफ्रीका में, इसके पूर्वी ढलान पर सबसे जो ऊंची चोटी है किलिमंजारो अफ्रीका के। अफ्रीका का सबसे ऊंची है। तो इसके पूर्वी ढलान पे जो है किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की खेती की जाती है। तो वो कौन जाति करता है? तो छग्गा जाति, छग्गा छग्गा। और एक घुमाता था कौन? तुआरेग जाति। सहारा मरुस्थल में जो घुमाता था कौन? तुआरेग जाति। घुमाता घुमाने वाला काम किया और कहवा की खेती किलिमंजारो में करता है छग्गा जाति, छग्गा। अभी वर्तमान में 193वां देश बना है कौन? दक्षिणी सूडान, जो 2011 में यूएन का दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी क्या है? जुबा। कहाँ पे है? जुबा, जुबा, जुबा। चलिए हम लोग कल का ज्योग्राफी का हम लोग होमवर्क हो गया। उत्तरी अमेरिका, पूरा उत्तरी अमेरिका, पूरा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका।